चैप्टर 2 लेसन्स ऑफ द डॉट कॉम बबल। ये सवाल याद रखो, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में सिर्फ थोड़े ही लोग आपसे सहमत हैं? इसका जवाब देने के लिए एक और सवाल से शुरुआत करो। कौन सी चीज है जिससे सभी लोग सहमत हैं? ज्यादातर जिस सच्चाई पर सभी लोग सहमत होते हैं उसकी ऑपोजिट चीज ही सच्चाई होती है। जब आप कन्वेंशनल विजडम मतलब सालों से चली आई परंपरा और रूल सुनते हो तब आप अपना नया क्रिएशन नहीं कर सकते। कन्वेंशनल विजडम हमें नए तरीके यूज करने से रोकता है और एक बबल क्रिएट करता है, और ये बबल फूटने तक भ्रम से बाहर आकर सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। .com बबल भी ऐसे ही कन्वेंशनल विजडम की वजह से क्रिएट हुआ था। बेसिक प्रिंसिपल ये था कि वही कंपनी सक्सेसफुल है जो प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन 1990s में ये कन्वेंशनल विजडम ने इस सोच को बदल दिया और ये कहा कि जो कंपनीज बहुत बड़े लॉस में जा रही है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, क्योंकि उनका लॉस ही फ्यूचर में आने वाले सक्सेस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। नई इकोनॉमी में कोई भी लॉस बड़ा नहीं था। अब प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, यानी कितने लोग हमारे कंपनी के बारे में जानते हैं। हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये सारे बिलीव्स कितने गलत थे। जब ये बिलीव्स टूट जाते हैं तब हम इन्हें बबल कहते हैं, लेकिन ये बबल्स फूट जाने के बाद भी हमारी सोच पर असर करते रहते हैं क्योंकि हम उनसे गलत लेसन सीखते हैं। 1990s का टेक्नोलॉजी बबल .com बबल काफी बड़ा था। इससे हमें जो सीख मिलती है वो डिसाइड करती है कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में क्लियरली सोचने के लिए हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब लोग क्या जानते हैं। अगर स्टार्टअप कंपनीज इस टेक बबल के असली लेसन समझना चाहती हैं तो उन्हें 1990s के इवेंट को स्टडी करना होगा। अ हिस्ट्री ऑफ द 1990s। 1990s में इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन इसके एंड में यूएस और पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से 18 महीनों के लिए .com बबल क्रिएट हुआ था। इसकी शुरुआत ही 1989 में बर्लिन वॉल के तबाही के बाद हुई, लेकिन 1990s के शुरुआती सालों में यूएस अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ऊपर आ रहा था। जब बिजनेसेस का मेन फोकस प्रोडक्ट बनाने के बजाय सर्विस देने पर आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तभी इकोनॉमी में बड़े लेवल पर शिफ्ट दिखना शुरू हुआ। 1992 से 1994 तक इकोनॉमी बहुत खराब थी और सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैक्सिको में शिफ्ट हो रहे थे। ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के बारे में लोगों में डर और टेंशन बढ़ने लगा। इसकी वजह से जॉर्ज बुश के इलेक्शन में फिर से आने के चांसेस भी डूब गए। सिलिकॉन वैली को इसकी कोई परवाह नहीं थी और जापान सेमीकंडक्टर्स यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का एक सामान देश से बाहर बेचने में प्रोग्रेस कर रहा था। 1993 के आखिरी महीनों में टेक्नोलॉजी का टर्निंग पॉइंट आया। मोज़ेक, जो एक इजी टू यूज इंटरनेट ब्राउजर है, वो रिलीज हुआ। अब सिर्फ टीचर्स या गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सभी लोग ऑनलाइन आ सकते थे। इसीलिए नेटस्केप, याहू, अमेज़न और बाकी कंपनीज के ग्रोथ होने से इंटरनेट आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया। 1998 तक टेक्नोलॉजी के इस एक्साइटिंग माहौल की वजह से सभी कंपनीज के स्टॉक बढ़ गए, लेकिन किसी भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। दिसंबर 1996 में फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इरैशनल एक्सुबरेंस की वार्निंग दी। मतलब ऐसा कहा कि कंपनीज को हद से ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। टेक बबल फूटने के 3 साल पहले ही ये हुआ था। ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे। बिजनेस और गवर्नमेंट के कैपिटलिज्म की वजह से और दूसरे देश से लिए हुए उधार बढ़ने की वजह से एशिया में जुलाई 1997 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई। इसके बाद रशिया ने रूबल की वैल्यू कम कर दी और उधारी पर आ गए। रशिया के इस सिचुएशन को देखकर अमेरिकन इन्वेस्टर डर गए और डाउ मतलब स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ गया। रूबल का प्रॉब्लम होने के बाद एक प्रॉब्लम्स की चेन रिएक्शन शुरू हो गई और 1998 में यूएस हेज फंड भी प्रॉब्लम में चला गया। यह डिजास्टर रोकने के लिए फेडरल रिजर्व सिस्टम ने पैसों की मदद करी और इंटरेस्ट रेट्स कम किए। यूरोप भी परेशानी में था। जनवरी 1999 में यूरोप की करेंसी यूरो लॉन्च हुआ, लेकिन मिड 2000 तक
उसे मेंटेन करना पड़ा। सितंबर 1998 में होने वाले .com बबल के लिए पूरी दुनिया में होने वाला फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिम्मेदार थे। पूरी इकोनॉमी इन ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाई और इसका एक ही जवाब था, नई इकोनॉमी क्रिएट करना। .com मेनिया सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक 18 महीनों तक सिलिकॉन वैली पैसों से भरा था, जिसकी वजह से पैशनेट लोग और कुछ रेपुटेशन ना होने वाले लोग भी इस जगह में इंटरेस्ट लेने लगे। नए स्टार्टअप्स की वजह से ढेर सारी पार्टीज हो रही थी। अमीर लोगों ने अपने स्टार्टअप्स के स्टॉक्स और शेयर्स के पैसों से एंटरटेनमेंट और बाकी बिल्स के पैसे भरे। स्टार्टअप्स ज्वाइन करने के लिए या अपना ही स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोगों ने अच्छे खासे जॉब्स छोड़ दिए। एंटी बिजनेस मॉडल यानी ग्रोथ करने के लिए पैसे छोड़ देना, ये ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था, लेकिन ये आइडिया जब तक चल रहा है तब तक एंजॉय करने में भी कोई बुराई नहीं थी। पेपैल्स लॉन्च। थील कहते हैं कि ऐसे माहौल की वजह से उन्हें 1999 में पेपैल कंपनी चलाने में बहुत डर लग रहा था। लोग किसी भी बड़े आइडिया पर बिलीव कर देते थे। दिमाग से सोचना और बिहेव करना यानी पागलों जैसी हरकत करने जैसा लग रहा था। फिर भी थील और उनके को-फाउंडर्स को पेपैल के बारे में बड़ा गोल था। उन्होंने उस जमाने की सोच को फॉलो किया। ग्रोथ बढ़ानी है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का बिजनेस करो। लेकिन उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया जिससे बबल फूटने के पहले ही एक मैजिक हुआ। डॉलर की जगह एक इंटरनेट करेंसी लाने का ओरिजिनल आइडिया था। पेपैल के पहले वर्जन में लोग एक पाम पायलट डिवाइस से दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन काफी कम लोगों के पास पाम पायलट्स थे। सबके पास ईमेल था, इसीलिए कंपनी ने ईमेल के जरिए पैसे भेजने का रास्ता निकाला। ये आइडिया काम कर गया, लेकिन कस्टमर्स बढ़ने के बजाय उनका खर्चा बढ़ने लगा। 10 मिलियन यूजर्स का टारगेट रख के कंपनी ने अपना खर्चा बढ़ा दिया और लोगों को हर एक साइन अप करने पर $10 दिए। अगर कोई उनके प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बताता है तो उनसे भी $10 देना शुरू किया। थील के लिए ये लॉजिकल था क्योंकि पेपैल भी पैसे कमाने के लिए ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करने वाला था, लेकिन उन्हें ये प्रॉफिट जल्द से जल्द कमाना था। जब एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी में कहा कि पेपैल $500 मिलियन की कंपनी है, तब उन्हें इन्वेस्टर्स मिलना शुरू हुआ। उन्होंने तुरंत पैसे सेव करना शुरू किया और ठीक उसके बाद .com बबल का प्रॉब्लम हो गया। लेसन्स फ्रॉम द क्रैश। जब मार्च 2000 में नैस्डैक मार्केट वेटेज का इंडेक्स 5084 पहुंच गया, उसके ठीक बाद अप्रैल में यानी .com बर्स्ट के बाद वो 3321 तक गिर गया। जब ये नंबर 1114 तक नीचे आ गया, तब यूएस को रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना कितना जरूरी है। सभी लोग इस डेवलपमेंट की उम्मीद में इंतजार करने लगे। उन्हें अब फ्यूचर की चिंता हो रही थी और बड़े कंपनीज रिस्की लग रहे थे। 1990s में इन्वेस्टर ने अंदाजा लगाया कि इकोनॉमी में ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बबल बस्ट होने के बाद वो टेक्नोलॉजी से दूर जाकर हाउसिंग मार्केट में वापस आ गए, जिसकी वजह से 2006 में एक और बबल क्रिएट हुआ। .com क्रैश की वजह से सिलिकॉन वैली ने 4 लेसन सीखे जो बिजनेस मॉडल में यूज किए जाते हैं। पहला, मेक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। जिन बड़े बड़े आइडियाज और विजन की वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं, ऐसे आइडियाज से बचकर रहो, छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ो। दूसरा, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहने के लिए सिर्फ प्लानिंग ही करते मत बैठो, नई चीजें ट्राई करो और जो चीजें काम कर रही है उन्हें यूज करो। बिल्ड ऑन द कंपटीशन। नए मार्केट्स क्रिएट करने की कोशिश मत करो क्योंकि ये रिस्की है। लोग जो चीजें पहले ही दूसरों से खरीद रहे हैं, उन चीजों को इंप्रूव करके अपना बिजनेस बनाओ। फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। टेक्नोलॉजी ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में है, सेल्स के बारे में नहीं। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो बिना एडवर्टाइज किए लोगों तक पहुंचना चाहिए। .com बबल के दौरान कंपनीज ने एडवर्टाइजिंग में पैसे वेस्ट किए। लगातार और तुरंत बढ़ने वाली ग्रोथ ही आगे टिक सकती है। टेक स्टार्टअप्स इन सारे लेसन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब डिजास्टर होने जैसा है। लेकिन इन लेसन्स के ऑपोजिट लेसन्स भी उतने ही लॉजिकल हैं। पहला, कोई भी रिजल्ट ना मिलने से अच्छा है कि ट्राई करो। दूसरा, कोई भी प्लान ना हो, इससे अच्छा है कि बुरा प्लान यूज करो। तीसरा,
एक दूसरे के खिलाफ मत जाओ। कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट कम होते हैं। चौथा, प्रोडक्ट जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी सेल्स स्ट्रैटेजी होती है। लेट 90s में लोगों में जो ओवर कॉन्फिडेंस आया था उसका रिजल्ट हमें देखने मिलता है। .com क्रैश। 0 से 1 तक जाने का आइडिया सही था, भले कुछ ही लोगों ने इसे एक्चुअली यूज किया, लेकिन इन सब प्रॉब्लम के बीच कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी और क्रिएटर्स की वैल्यू समझ आ गई। हमें आज भी टेक्नोलॉजी और उसे बनाने का घमंड होना जरूरी है। अगले जनरेशन के टेक कंपनीज बनाने के लिए कन्वेंशनल विजडम को साफ मना करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट चीजें सही है। खुद से पूछो कि जो पास्ट मिस्टेक हुए उनसे गलत लेसन सीखने का क्या इंपैक्ट हुआ। भीड़ के खिलाफ जाने के बजाय अपने लिए सोचो।